नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड इन 13C NMR। क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं 13C NMR के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। सो 13C न्यूक्लियस इज मैग्नेटिकली एक्टिव एंड विच इज सिमिलर टू 1H न्यूक्लियस। यानी इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके कि 13C न्यूक्लियस जो है वो मैग्नेटिकली एक्टिव है जैसा कि 1H न्यूक्लियस है। अकॉर्डिंग टू CMR यानी कार्बन NMR की बात करें, CMR न्यूक्लियस इज डिफिकल्ट ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन। तो CMR जो है यानी 13C NMR का एनालिसिस करना, उसको रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है। उसके तीन रीजंस हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल एविडेंस, सेकेंड इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड द थर्ड वन इज कपलिंग फिनोमेना। दीज आर द थ्री मेजर डिफिकल्टीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। द फर्स्ट वन is the natural evidence. The most abundant isotope of carbon 12C is not detected by NMR as it is magnetically inactive. I is equal to 0. स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसमें I की वैल्यू 12C कार्बन के लिए 0 होती है, इसलिए ये मैग्नेटिकली इनएक्टिव है, इसलिए इसका एनालिसिस NMR के अंदर नहीं कर सकते हैं। The low natural abundant isotopes 13C is magnetically active because the value of spin quantum number I is equal to half. The third one is as a result of the natural abundance of 13C is 1.1% and the sensitivity of 13C nuclei is only 1.6% that of 1H nuclei। यानी 13C का जो नेचुरल एविडेंस है, नेचर में मिलने की प्राप्ति जो है, लब्धि जो है 1.1% है और इसकी सेंसिटिविटी जो है न्यूक्लियाई की वो 1.6% है 1H न्यूक्लियाई के लिए। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ FT इंस्ट्रूमेंट्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स एनहांस द सेंसिटिविटी ऑफ द 13C न्यूक्लियाई। इसलिए मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए FT इंस्ट्रूमेंट्स का इसके अंदर यूज किया जाता है। द सेकेंड वन इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इन दिस टॉपिक द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ 13C न्यूक्लियाई is 1.4043 as compared to 5.5854 of a proton। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है 13C का ये 1.4043 है एज कंपेयर टू 5.5 के आसपास। द 13C न्यूक्लियस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज ओनली 1/4 ऑफ PMR एट ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड। तो 13C न्यूक्लियस का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जो CMR की है वो PMR से 1/4 कम है, यानी उसकी 1/4 ही है। Thus, the CMR is less sensitive than the PMR। इसीलिए क्या है, जो CMR है वो less sensitive है PMR से। The sensitivity of CMR can be increased by adopting FT techniques। तो FT techniques के द्वारा हम इसको sensitivity जो है वो increase कर सकते हैं। Now the third one, the coupling phenomena। Both 13C and 1H have I is equal to half, spin quantum number half है, so that we expect coupling in the spectrum between the 13C and 13C1H। यानी 13C और 1H की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कपलिंग जो स्पेक्ट्रा जो प्राप्त हो वो हमें 13C क्या हो या 13C1H के बीच मिले। The probability of two 13C nuclei adjacent to each other in the same molecule is extremely rare due to low natural abundance of 13C। 13C के साथ 13C की जो कपलिंग है वो बहुत रेयर मिलती है क्योंकि ये
13C जो है इसकी 1.1% एविडेंस है, तो रेयर ही मिलेगा कि 13C का 13C के साथ में कपलिंग हो. सो दैट द 13C कपलिंग विल बी नॉट यूजुअली एग्जिस्ट. हाउएवर द 13C and 1H coupling have observed in CMR spectrum. इसीलिए हमें 13C और 1H की जो कपलिंग है वो ऑब्जर्व हो जाती है. एज ए रिजल्ट ऑफ द कपलिंग मेक्स द 13C स्पेक्ट्रम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. इसीलिए रेयर कपलिंग होने के कारण 13C और 1H का जो कॉम्प्लेक्स मिलता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है. सो देयर इज एन ओवरलैप ऑफ मल्टीपल्स. इसीलिए हमें ओवरलैपिंग होगी, मल्टीप्लेट्स की मिलेगी आपके वहां. These 13C 1H coupling can be eliminated by adopting following techniques. तो ये 13C और 1H की कपलिंग है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा. तो इनकी जो कपलिंग होगी उसको एलिमिनेट करने के बाद में हमें 13C के स्पेक्ट्रा और 1H के स्पेक्ट्रा हमें आसानी से मिल सकता है इसके अंदर. तो इसमें टेक्निक्स में देखें तो FT टेक्निक्स है पहली, सेकंड है B जो होगी डीकपलिंग टेक्निक्स, एंड द थर्ड वन इज NOE फॉर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर ओवरहाउसर फिनोमेना फॉर एनरिचमेंट ऑफ द कार्बन सिग्नल. FT techniques, decoupling techniques, and the last one is nuclear overhauser phenomena for enrichment of the carbon signal. So first one is FT-NMR technique. Earlier, the continuous wave method is used to record 13C spectra, but it is a slow procedure, require large sample, and for assessing take long time. तो अर्लियर में जो था आपके 13C स्पेक्ट्रा में CW यानी कंटिन्यूस वेव मेथड यूज में आता था, लेकिन अब इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत स्लो था और सैंपल की अमाउंट जो थी वो बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था. सो द FT टेक्निक इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ 13C न्यूक्लियर. FT टेक्निक से एक्टिविटी जो 13C न्यूक्लियर की है वो इंक्रीज हो जाती है. FT टेक्निक परमिट्स simultaneously irradiation of all 13C nuclei. FT टेक्निक पे एक साथ में एक कार्बन को नहीं, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी कार्बन है उसको इरिडिएशन कर सकते हैं और उसके सिग्नल्स प्राप्त कर सकते हैं. In this method, sample is irradiated with a strong pulse of radio frequency radiation in desired range at once in fixed magnetic field. इस मेथड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पल्स जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की, जो जिस कार्बन के बारे में स्टडी करनी है उसको देख के उसका रेजोनेंस निकाल के उसके बारे में एनालिसिस हम कर सकते हैं. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ FT-NMR? एडवांटेज is more sensitive. FT-NMR is more sensitive and can measure weaker signal. जितने भी weaker signals हैं वो sensitive भी है और जितने भी weak signals आते हैं उनको एनालिसिस हम इसके द्वारा कर सकते हैं. FT-NMR is much faster. सेकेंड स्ट्रेंथ ऑफ मिनट्स यानी मिनटों की जगह हम कुछ ही सेकेंड्स के अंदर उसके ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं एज कंपेयर टू द कंटिन्यूस वेव NMR. इट इज फास्टर देन द CW-NMR. FT-NMR can be obtained with less than 0.5 मिलीग्राम ऑफ द कंपाउंड. यानी 0.5 मिलीग्राम से भी कम का जो अगर हमारे पास में सैंपल है या कंपाउंड जिसको एनालिसिस कर सकते हैं उससे भी हम उस कंपाउंड का एनालिसिस कर सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट इन द बायोलॉजिकल केमिस्ट्री वेयर ओनली माइक्रोग्राम क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल में बी अवेलेबल. ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि माइक्रोग्राम के अंदर कोई कंपाउंड हमें मिलता है तो उसका एनालिसिस भी इसके द्वारा हम कर सकते हैं. द FT मेथड आल्सो गिव्स इम्प्रूव्ड स्पेक्ट्रा फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स. स्प्रिंगली सॉल्युबल जो कंपाउंड्स हैं उसके भी स्पेक्ट्रा हम प्राप्त कर सकते हैं. The FT-NMR is therefore specially suitable for the examination of the nuclei that are magnetically or very dilute samples. तो हम जितने भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं उन कंपाउंड का जो कि मैग्नेटिकली और वेरी डाइल्यूट सैंपल्स हैं उनको भी एनालिसिस हम कर सकते हैं. नाउ
दी FT NMR इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले ही बात करेंगे इसके लिए ग्लास ट्यूब्स हैं। ग्लास ट्यूब जिसको स्पिनिंग सैंपल ट्यूब भी कहते हैं, इसके अंदर जिस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लेना है उसका सॉल्यूशन बना के इसके अंदर डाल देंगे और इसको जो है ये देखिए ये स्वाइप कोल्स हैं, लेफ्ट और राइट चारों तरफ रखी हुई आपके पास। ये स्वाइप क्लोज के बीच में रखा जाता है और ये स्वाइप कॉइल्स हैं वो स्वाइप जनरेटर के द्वारा अटैच की जाती हैं और ये स्वाइप कोल्स जो हैं वो मैग्नेटिक पोल के बीच में रखी जाती हैं। ये देखिए ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, लेफ्ट और राइट तरफ दोनों तरफ बता रखे हैं। उसके बीच में स्वाइप कोल्स होगा और स्वाइप कोल्स के बीच में आपके स्पिनिंग सैंपल ट्यूब होगी जिसके अंदर जिस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लेना है उसका सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देते हैं। नाउ ये जो स्पिनिंग सैंपल ट्यूब्स हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से अटैच की जाती है, तो जितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी देनी है उस ट्रांसमीटर के द्वारा दी जाती है। फिर ये जो ट्यूब्स हैं ये आगे इससे कनेक्ट होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंड एम्पलीफायर। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमने दी वो कितनी प्राप्त हो रही है और उसका क्या क्या डाटाज आ रहे हैं आपके पास स्पेक्ट्रा, उसके द्वारा एम्पलीफायर के द्वारा ले सकते हैं। एंड दिस इज अटैच्ड टू द कंट्रोल कंसोल एंड रिकॉर्डर। जो आपके कंप्यूटर लगा हुआ है उसमें कंट्रोल कंसोल और रिकॉर्डर है, उससे हम स्पेक्ट्रा उस कंपाउंड के बारे में याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ FT NMR इंस्ट्रूमेंटेशन। द सेकंड वन इज डीकपलिंग टेक्निक्स। डीकपलिंग मतलब कपलिंग हमने पहले थी, कार्बन कार्बन के बीच है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच है। यहाँ पे डीकपलिंग करेंगे, स्प्लिटिंग को कपलिंग को तोड़ेंगे। ये टेक्निक कहलाएगी डीकपलिंग टेक्निक्स। जनरली द प्रोबेबिलिटी अकर्स 13C 13C, बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं 13C 13 के बीच। कपलिंग इज रेयर बट द 13C and 1H कपलिंग कैन इजीली ऑब्जर्व। द प्रॉब्लम of the 13C and 1H coupling can be eliminated by decoupling the protons from the carbon। यानी हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो कपलिंग हो रही है उसमें 1 हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स हैं उनको डीकपल अगर कर दें तो कार्बन के स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हो सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ डीकपलिंग इन CMR, किस तरह से हम डीकपलिंग कर सकते हैं CMR के लिए। तो फर्स्ट वन इज प्रोटोन डीकपलिंग और नॉइज डीकपलिंग। सेकेंड वन इज कोहेरेंट एंड ब्रॉडबैंड डीकपलिंग। तो फर्स्ट वन आएगा प्रोटोन डीकपलिंग या नॉइज डीकपलिंग, सेकेंड वन कोहेरेंट या ब्रॉडबैंड डीकपलिंग एंड द थर्ड वन इज ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। नाउ डिस्कस द फर्स्ट वन इज प्रोटोन डीकपलिंग और नॉइज डीकपलिंग। The proton decoupled CMR spectra can be recorded by irradiating the sample at 2 frequency। जो भी कंपाउंड हमें मिल रहा है उस सैंपल को हम इरिडिएट करेंगे या उसको 2 फ्रीक्वेंसी हम देंगे। The first radio frequency signal is used to affect carbon magnetic resonance। जो पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ कार्बन के मैग्नेटिक रेजोनेंस को अफेक्ट करेगी, while simultaneously exposure to second signal cause all the protons to be resonance at the same time। और जो दूसरी रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोटॉन्स के मैग्नेटिक रेजोनेंस को इफेक्ट करेगी। देन दे स्पिन और फ्लिप फास्ट। वो प्रोटॉन्स जिनको सेकंड रेडियो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो स्पिन करेंगे और या फ्लिपिंग करेंगे बहुत फास्ट, और जितनी ये फ्लिपिंग करेंगे एज दे फ्लिप सो फास्ट देयर इज नो कपलिंग एंड ईच कार्बन अपीयर्स एट ए सिंगल अनस्प्लिट पीक एट कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल शिफ्ट रेंज। यानी कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करें जैसा कि इसके अंदर बता रखा है, ये हाइड्रोजन का है और ये देखिए ये कार्बन है। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट दी पल्स ट्यून टू द कार्बन C13 इसको दी, और सेकंड जो रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ये देखिए द डीकपलर कंटिन्यूसली सैचुरेट्स हाइड्रोजन। यानी ये जो रहेगा इतनी ज़्यादा कंटिन्यूसली जो रहेगा आपके पास डीकपल की तरह बिहेव करेगा और ये पास वाले कार्बन के साथ कपलिंग करेगा ही नहीं, इसलिए जितने भी सिग्नल्स हमें प्राप्त होंगे वो 13C कार्बन होंगे। सो वी ऑब्टेन द 13C सिग्नल विच इज नोन एज FID मेजर। के द्वारा हमें 13C के जितने भी होंगे वो सिग्नल्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि इसके अंदर देखें
इथाइल फिनाइल एसीटेट की अगर बात करें तो इसके अंदर दो ग्राफ बता रखे हैं। तो फर्स्ट वन इज 13C कपल्ड टू द हाइड्रोजन, यानी डीकपलिंग नहीं करते तब 13C कार्बन हाइड्रोजन के साथ कपलिंग कर रहे हैं इथाइल फिनाइल एसीटेट की। तो इसके अंदर आप ग्राफ देखेंगे, ये जो ग्राफ आ रहे हैं ये C6H5 का है विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और यहाँ पर इस वाले जितने भी कंपाउंड हैं उसके पीक्स आ रही हैं, ये सभी पीक्स जो हैं वो इसकी पीक्स आ रही हैं। इन सम केसेस द पीक्स ऑफ द मल्टीप्लेट्स विल ओवरलैप, इनके अंदर भी पीक्स जो हैं आपको क्लियर कट नहीं दिखाई दे रही। C6H5 की ये जो पीक्स हैं ये भी कॉम्प्लिकेटेड आती हैं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विच इज द कार्बन और द हाइड्रोजन। नाउ द सेकेंड वन इज 13C decoupled फ्रॉम द हाइड्रोजन्स। नॉइज डीकपलिंग की बात करें, प्रोटॉन्स को स्प्लिटिंग फास्ट करेंगे तो कार्बन के साथ कपलिंग नहीं करेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखें तो इस कंपाउंड की अगर बात करें, इसके पीक जो इतनी भी आ रही हैं वो इस तरफ आ रही हैं। ये जो है कार्बन नंबर 1 है, उसकी पीक आ रही है ये वाली सिंगल, फिर 2 और 6 कार्बन की पीक्स हैं वो यहाँ पे निकल के आती हैं, 3 और 5 की पीक्स ये क्लियर दिखाई देती हैं, और 4 नंबर कार्बन की पीक्स हैं वो यहाँ दिखाई दे। तो सभी कार्बन जितने भी हैं इस पूरे होल कंपाउंड की C6H5 की सभी पीक्स जो है नॉइज डीकपलिंग के कारण हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखें, OCH2 की पीक्स है वो ये दिखाई दे रही है हमें, CH2CO की पीक जो है ये दिखाई दे रही है, CH3 की पीक सिग्नल ये दिखाई दे रहा है, और TMS की पीक जो है ये आ रही है। इसका मतलब दिस इज एन ईजियर स्पेक्ट्रम टू इंटरप्ट। तो इसके द्वारा इसके अंदर कपलिंग हो रही थी, हमने यहाँ पर डीकपलिंग करके कार्बन के जितने भी स्पेक्ट्रा के सिग्नल्स हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाई इसके द्वारा हम कर सकते हैं। सो सम इंस्ट्रूमेंट्स शो द मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द पीक्स टू द डीकपल्ड स्पेक्ट्रा। इसके अंदर अगर देखेंगे हम तो C+O इसके पास में कोई भी प्रोटॉन नहीं, N+1 की बात करें तो कोई भी नहीं है, तो ये जो है सिंगलेट देगा। उसके बाद इसके अंदर भी बात करें ये सिंगलेट, ये हमने पहले ऊपर बात की, ये डबलेट देंगे, ये भी कैसा देगा डबलेट, ये ट्रिपलेट देगा, ये वाला ट्रिपलेट देगा, और ये वाला क्या देगा क्वार्टेट की। सो दिस इज द मेथड गिव्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। दोनों के बारे में हमें डिस्क्राइब कर सकता है क्या सिंगलेट दे रहा है और कौन डबलेट ट्रिपलेट या क्वार्टेट की कंडीशन इसके अंदर मिल जाएगी। नाउ द सेकेंड वन इज ब्रॉडबैंड डीकपलिंग। पहले नॉइज डीकपलिंग थी, अब ब्रॉडबैंड की बात करें। सो द रेजोनेंस ड्यू टू द 13C न्यूक्लियाई आर स्प्लिट बाय नेबरिंग हाइड्रोजन एटम्स। हमें भी पता है 13C के कारण जो भी रहेगा आपके पास प्रोटॉन्स के कारण कपलिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी। दीज स्प्लिटिंग वुड कॉम्प्लिकेट द अपीयरेंस ऑफ द स्पेक्ट्रा मेकिंग देम हार्डियर टू द इंटरप्ट। हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, इसके अंदर भी यहाँ पे वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रा। सो these couplings are removed by applying the continuous second radio frequency signal of a broad frequency range। तो broad frequency की रेंज से हम जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी हम उसको देंगे, so that exist all the hydrogen nuclei and cancel out the coupling patterns due to the interaction of the hydrogen with the 13C। तो ब्रॉडबैंड जो है फ्रीक्वेंसी हम देंगे तो हाइड्रोजन जो है वो 13C के साथ कपलिंग नहीं कर पाएंगे। दिस मीन्स दैट ईच कार्बन इज सीन एज ए सिंगल लाइन। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन इज बीइंग लॉस्ट बाय डूइंग दिस। कुछ इंफॉर्मेशन जो होगी, जो सिग्नल्स होंगे, कपलिंग होगी, वो हमें नहीं पता लगी, सच एज हाउ मैनी हाइड्रोजन आर अटैच टू द ईच कार्बन। ये इसका ड्रॉबैक रहेगा कि ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं उसके बारे में ब्रॉडबैंड डीकपलिंग के द्वारा हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। द थर्ड वन इज ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग में जो फ्रीक्वेंसी रहेगी 1000 to 2000 Hz above the spectral region. In off resonance decoupling, the one bond CH couplings are retained, so the signal of a particular carbon is given by the number of attached hydrogen in accord with the N+1 rule। तो जितने भी हैं
C पर जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं उनके अलावा जितने भी रहेंगे उनको वहां से स्पेक्ट्रा 1000 और 2000 के बीच डीकपलिंग करा देंगे और उसको जो भी हो कार्बन उसके ऊपर जितने भी प्रोटॉन होंगे उनको n+1 रूल से फॉलो करेंगे. सो फॉर द एग्जांपल एज CH3 shows the quartet and CH2 as a triplet. जैसे इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके. तो कार्बन के ऊपर अगर 3 हाइड्रोजन है तो n+1 के हिसाब से n इक्वल टू क्वार्टेट शो करेगा, मीन्स मिथाइल कार्बन है. 2 प्रोटॉन्स की बात करें मिथाइलिन प्रोटॉन्स, ट्रिपलेट शो करेगा. 1 प्रोटॉन्स अगर हैं तो मिथाइन की बात करें तो डबलेट शो करेगा. और एक भी प्रोटॉन इसके अंदर नहीं है क्वार्टरनरी कार्बन की बात करें तो ये सिंगलेट शो करेगा. नाउ द लास्ट वन इज न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट, NOE. NO is defined as the change in the intensity of one electron spin when the spin transition of another nuclei is exhibit from equilibrium population by saturation or inversion. Nuclear spin that are coupled through the space due to the spatial proximity give rise to the nuclear overhauser effect. तो इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट. NOE depends on among the various other things the close proximity of the nuclear spin. So the NOE effect increase the signal intensity of those carbon that are bear the protons. तो ये न्यूक्लियर इफेक्ट होगा. और स्प्लिटिंग ऑफ द कार्बन सिग्नल की वी आर ऑलरेडी डिस्कस. 2ni+1 रूल को फॉलो करेंगे यानी n+1 रूल को फॉलो करेंगे और जितने प्रोटॉन्स उस कार्बन पर होंगे उस हिसाब से उसकी जो सिंगलेट्स की कंडीशन होगी वो हमें पता होगी कि सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट और एंड फर्दर सो ऑन. थैंक यू वेरी मच.